Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो अभी हम चल रहे हैं सीरीज़ 1 के साथ। सीरीज़ 1 में हम ऑलरेडी 5 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अब जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं ये आपका 6th पार्ट रहने वाला है। 5 पार्ट्स में हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर में से हैं। और अब हम आज 31st क्वेश्चन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। Okay, so the 31st question of our session is, which of the following statements represent the main functions of UGC? आपको पता है UGC क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपका जो JRF का एग्ज़ाम है ये आपका UGC ग्रांट कमीशन ही कंडक्ट कराती है, NTA के द्वारा इस कंडक्ट कराया जाता है। तो कौन सा UGC के मापदंडों के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि जो मेन फंक्शंस हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के वो क्या क्या हैं, यानी इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। ये इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है, ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है UGC, या फिर ये वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करता है, या फिर ये इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स यानी कि मान्यता देता है। एंड मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए ये राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन कोड में से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो देखिए क्या करता है, सबसे पहला जो इसका कार्य रहता है वो बिल्कुल रहता है कि ये इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन देता है, ठीक है। दूसरा, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया जाता है UGC के ही अकॉर्डिंग। जैसे आपको पता है UGC क्या है, गाइडलाइंस को जारी करता है, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इंस्टीट्यूशंस UGC की गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने जो इंस्टीट्यूट है उसका डेवलपमेंट करते हैं, कि सिलेबस को चेंज किया उन्होंने, एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराया, किस टाइम पे आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, सेमेस्टर सिस्टम बनाया, ये सब कुछ। तो ये क्या करते हैं, क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है और इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन देता है। एंड गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल UGC के ही द्वारा इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दी जाती है। जिस तरह से अगर CBSE स्कूल है तो वहाँ CBSE से मान्यता लेनी होती है, UP बोर्ड है तो वहाँ UP से मान्यता लेनी होती है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से लेनी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आपको हायर एजुकेशन के लिए मान्यता लेनी होती है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ, 1st, 2nd एंड 4th। क्लियर। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन UGC के मुख्य कार्य को दर्शाता है? संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव, कुलपति की नियुक्ति, संस्थाओं को अनुदान देना, या फिर शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट है वो जाएगा, संस्थाओं की मान्यता देता है, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव करता है, और संस्थाओं को अनुदान देता है। क्लियर। कुलपति की नियुक्ति UGC के द्वारा नहीं की जाती है। आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, जो कि है आपका 1st, 2nd एंड 4th स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका UGC से ही है कि द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ UGC वॉज टू, UGC के द्वारा जो आपकी फैकल्टी रिचार्ज स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी की शॉर्टेज रहती है उसका पता लगाना,
या फिर अपग्रेड द टीचिंग स्किल्स ऑफ द फैकल्टी की टीचिंग स्किल्स को अपग्रेड करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको लाना। मतलब पहले हर सबकी टीचिंग में डिफरेंस रहता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। हमने जो टीचिंग ली है वैसी टीचिंग हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली, हमारे पेरेंट्स को जो टीचिंग मिली वैसे उनके पेरेंट्स को नहीं मिली, और जो टीचिंग हमें मिली वो हमारी अपकमिंग जनरेशन को नहीं मिलेगी, उनमें कुछ बेटर होगा। तो बेटरमेंट तो ये एक प्रक्रिया है कि बेटरमेंट चलता रहता है, होता रहता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग स्किल्स को रखें। ये नहीं कि अभी भी हम अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं करें। जिस टाइप से आपने सुना होगा पहले वॉज को वाज और वर्ड को वाट कहा जाता था, तो अब जाके हमने यहाँ पे चेंजेस किया है कि वो हमें वॉट या वॉज बोलना है। पहले हम इंडिविजुअल बोलते थे, अब नई आपका न्यू प्रोनाउंसिएशन है इंडिविजुअल, ठीक है। एजुकेशन बोला करते थे उसको एजुकेशन। तो इस तरह से अब हम करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलें, उसके लिए क्या किया जाएगा, जो फैकल्टी है उनकी टीचिंग स्किल्स को अपग्रेड कराना। तो ये उद्देश्य था रिचार्ज, जो भी था आपका रिचार्ज फैकल्टी स्कीम का, ठीक है, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम। एंड या फिर अपग्रेड द रिसर्च upgrade the research infrastructure for the faculty in colleges and universities, या फिर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैकल्टी के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उसको अपग्रेड करना, या फिर अकेडमिया को स्ट्रेंथन करना इंडस्ट्री लिंकेज के साथ। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, दैट इज एड्रेस दी शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का उद्देश्य था कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम में फैकल्टी का शॉर्टेज हो रहा है उसको एड्रेस किया जाए और शॉर्टेज को कम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड अवेलेबल होने चाहिए। क्लियर। यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी को दूर करना, संकाय के शिक्षण कौशल को उन्नत करना, या फिर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे का उन्नयन, या फिर शिक्षा उद्योग संपर्क को मजबूत करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी को दूर करना। आगे देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज Which of the following is an online storehouse of all academic awards like certificate, diplomas, degrees, marksheets, etc. तो जैसा आपको पता है अब क्या होता है, पहले क्या होता था आपको अपने स्कूल जाना होता था अपनी मार्कशीट्स के लिए, डिप्लोमा के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाना हुआ करता था, डिग्री लेने के लिए जाना होता था। बट अब क्या है, अब आपके पास पॉकेट डिप्लोमा, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स का एक ऑप्शन है, और वो क्या है आपका मोबाइल फ़ोन, यानी आपका एंड्रॉयड कह सकते हैं ई सर्टिफिकेट्स। तो अब आपको क्या मिलते हैं, आपको आपके सारे ही एकेडमिक्स के अवार्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमाज आपको आपके फ़ोन में मिलते हैं, डिग्रीज मिलती हैं, मार्कशीट्स मिलती है। तो ये किस ऐप के थ्रू मिलती हैं ये हमें बताना है। तो स्वयं ऐप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, बल्कि यहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है रिलेटेड टू योर स्टडीज़। क्लियर। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी आपको लाइब्रेरी में आपको क्या मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, यहाँ से भी आप कंटेंट को ही डिराइव करेंगे। नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी से भी आप बुक्स ही लाएंगे, बट नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है यहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, डिप्लोमाज ये सब मिलते हैं। और ऐसे ही आपने एक नेम सुना हुआ होगा जिसको हम कहते हैं डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर से आपका सीबीएसई से रिलेटेड और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सभी शैक्षणिक पुरस्कारों जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का ऑनलाइन स्टोर हाउस है, तो कौन सा है, ये है आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। The convenient place to store contact information for quick retrieval in email is,
यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कन्वीनिएंट प्लेस रहती है जहाँ पे कि आप स्टोर कर सकते हो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को क्विक रिट्राइवल के लिए ईमेल्स में, वो क्या है? एड्रेस बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, एड्रेस बुक है या फिर मैसेज बुक है। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, दैट इज एड्रेस बुक। ईमेल में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान है, वो क्या है? आपका पता पुस्तिका, आपके पास पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनवायरनमेंट से है। और मैं आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बेसिकली क्यों आई थी। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल थी, ठीक है, ताकि जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसको डिप्लीट होने से बचाया जा सके। इसी के लिए आपका 16 सितंबर को हर ईयर ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आपसे वही पूछा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका उद्देश्य क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, या फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC, ठीक है, हैलोजेंस हो गए। तो ऐसे डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हटाना है, या फिर प्रोहिबिटिंग ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट की ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को प्रोहिबिट करना है, या फिर एनहांस करना है कोऑपरेशन अमंग UN मेंबर स्टेट्स फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात नहीं हो रही। जब मैंने आपको बता दिया कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आई थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए आई थी। तो बिल्कुल हम यहाँ पर ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से कैसे बचाएंगे? जब हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को क्या करेंगे? फेज आउट करेंगे, खत्म करेंगे, जो कि हमारे क्या है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस हो गए। तो ये जो हमारे हैलोजेंस हैं ये हमारे एरोजल्स वगैरह से हमें देखने को मिलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे रेफ्रिजरेटर, AC, कंडीशनर से हमें देखने को मिलता है। तो किस तरह से हम इनका यूज़ करें सो दैट कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओजोन लेयर है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल UV रेडिएशन से। अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो सन की जो UV रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ पर फॉल होंगी, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे प्लांट्स को भी देखने को मिलेगी, एनिमल्स को भी देखने को मिलेगी, एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स को देखने को भी मिलेगी। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2। सेम क्वेश्चन को हम हिंदी में देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आना, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, या फिर खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही पर रोक लगाना, या फिर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सहयोग बनाना। तो हमें क्या करना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ जिनसे कि ओजोन परत को क्षति पहुंचती है, उसको चरणबद्ध तरीके से हम क्या कर दें? ख़त्म करें, समाप्त करें। क्योंकि एकदम से तो नहीं हो सकता ना कि हम फ्रिज का यूज़ ही करना बंद कर दें या फिर हम AC का यूज़ करना ही बंद कर दें। तो उसको हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें यूज़ करना है कि उससे निकलने वाली हुई हार्मफुल गैसेस हैं उनको हम कैसे स्टोर करें या फिर हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन, एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।